तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करा था, जहां पर हमने देखा था एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमने हिस्टामिन को डिटेल स्टडी करा था कि हिस्टामिन रिलीज कब होता है, क्यों होता है, और हिस्टामिन के रिलीज होने से क्या होता है। ठीक है, हिस्टामिन कब रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है, हिस्टामिन के रिलीज होने से क्या होता है, साथ ही साथ जब हिस्टामिन रिलीज हुआ तो वो किन रिसेप्टर से जुड़ता है। हमने देखा था H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर, उनसे क्या होता है, हिस्टामिन जाके जुड़ता है। और हिस्टामिन जैसे ही रिसेप्टर से जुड़ता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और आगे जाके एलर्जी होती है। ये सब हमने देखा था। एलर्जी होती है जैसे रनिंग नोज, वोटरी आईज, और HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हिस्टामिन रिलीज कैसे होता है, और हिस्टामिन के रिलीज होने से वो रिसेप्टर से कैसे जुड़ता है, और रिसेप्टर के जुड़ने के बाद किस तरह से एक्शन आता है। ये सारा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है, आज के इस लेक्चर में हमें इन सारे रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। देखो, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, तो ये H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है वो देखिए। मान लीजिए आपका रिसेप्टर है और ये भी आपका रिसेप्टर है। ठीक है, एक होता है एगोनिस्ट, ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है 4th सेम में। अगर एगोनिस्ट आके जुड़ता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट रहता है, और रिसेप्टर अपना एक्टिवेट होने के बाद काम करता है। जैसे मान लीजिए रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, एलर्जी हो गई। ठीक है, एगोनिस्ट कौन है यहाँ पर, हिस्टामिन। अब मान लीजिए एक तरफ है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो रिसेप्टर के साथ जुड़कर रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। अब अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो क्या यहाँ पर एगोनिस्ट जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। और अगर यहाँ पर एगोनिस्ट नहीं जुड़ पाएगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर तो पहले ही किससे ब्लॉक है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया एंटा एगोनिस्ट ने। नाम से पता लग रहा एंटा अपोजिट, तो एंटागोनिस्ट जो है रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एगोनिस्ट जो है जुड़ नहीं पाता। और अगर एगोनिस्ट जुड़ नहीं पाएगा तो एलर्जी हो नहीं पाएगी। तो एलर्जी से बचने के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाता था, HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होता जाता। जब हिस्टामिन के रिसेप्टर से जुड़ता था तो HCl का लेवल भी बढ़ जाता था। तो HCl लेवल को कम करने के लिए, एलर्जी से बचने के लिए, एंटागोनिस्ट जो है रिसेप्टर को ब्लॉक ही कर देता है। ना रहेगा रिसेप्टर खाली और ना जुड़ेगा वहां पर एगोनिस्ट। तो इस तरह से एंटागोनिस्ट काम करता है, वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो हमें आज के इस लेक्चर में क्या करना है, रिसेप्टर को ब्लॉक करवाना है। उससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हिस्टामिन रिलीज कैसे हो रहा है, रिलीज होने के बाद वो रिसेप्टर से कैसे जुड़ रहा है, रिसेप्टर के जुड़ने के बाद क्या क्या एक्शन आ रहे हैं। अब आज के इस लेक्चर में क्या करना है, एंटागोनिस्ट पढ़ना है, मतलब रिसेप्टर को ब्लॉक करवाना है। यहाँ पे देखिए, रिसेप्टर को ब्लॉक करवाना है। अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरह की ड्रग्स होती है, जैसे डायफिनेड्रामिन HCl, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोमेथायाजिन HCl, दीज आर H1 एंटागोनिस्ट। बात करते हैं H2 एंटागोनिस्ट की, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, और एक होता है गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर। पंप को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो गैस्ट्रिक पंप को इनिबिट करती है, तो ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, कई तरह की ड्रग्स है। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि गैस्ट्रिन प्रोटोन पंप इनिबिटर में हमें प्रोटोन पंप को बंद करना है, H2 एंटागोनिस्ट में हमें H2 रिसेप्टर को बंद करना है, और उसके लिए हमें ड्रग्स चाहिए जैसे सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, और H1 एंटागोनिस्ट में हमें H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। जैसे ड्रग हो गई हमारी डायफिनेड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइप्लोरिडीन HCl और प्रोमेथायाजिन हाइड्रोक्लोराइड। मैं इन तीनों ड्रग्स को ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों के ऊपर स्टार है, इन तीनों की आपको सिंथेसिस भी करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सिमेटिडीन के ऊपर भी स्टार है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कितनी टोटल यहाँ पर सिंथेसिस है, तो एक तो सिमेटिडीन की है, एक प्रोमेथायाजिन की है, एक आपके पास ट्राइप्रोलिडीन की है, और एक आपके पास डायफिनेड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड की है। तो सबसे पहले देखेंगे कि H1 एंटागोनिस्ट अपना काम कैसे करते हैं, H2 एंटागोनिस्ट अपना काम कैसे करते हैं, गैस्ट्रिन प्रोटोन पंप इनिबिटर अपना काम कैसे करते हैं। नॉर्मली अगर ये मान लीजिए H1 रिसेप्टर है, सपोज ये H1 रिसेप्टर है, अगर यहाँ पर नॉर्मली एगोनिस्ट आके बाइंड होता है, जैसे हिस्टामिन आके बाइंड होता, तो आगे जाके क्या क्या चेंजेस आते हैं, एलर्जी वगैरह होती। अब फिर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो सब कुछ को डिटेल स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पूछ सकते हैं एंटीहिस्टामिनिक एजेंट बताओ 10 मार्क्स में, तो आपको सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक नहीं पूछेंगे,
आपको एंटीहिस्टामिनिक में साथ में क्वेश्चन ऐड करके पूछेंगे, जैसे H1 एंटागोनिस्ट को एक्सप्लेन करो और प्रोमेथायजिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस भी बताओ। इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क्स में। पहले आपको बताना पड़ेगा एंटीहिस्टामिनिक क्या होते हैं, फिर आपको H1 एंटागोनिस्ट के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आपको प्रोमेथायजिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस बतानी पड़ेगी, तब जाके आपको 10 मार्क्स आएंगे। या फिर ये पर्टिकुलर सिंथेसिस आपको 2 मार्क्स में भी आ सकती है। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में काफी डिटेल में देखा कि H1 एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका H1 रिसेप्टर है, ये H1 रिसेप्टर जनरली हिस्टामिन के लिए खाली रहता है। हिस्टामिन यहाँ पर आता है, जुड़ता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और आगे चेंजेस आते हैं, फार्माकोलॉजिकल चेंजेस। पर हुआ क्या यहाँ पर, हिस्टामिन जुड़ेगा नहीं, एंटागोनिस्ट जुड़ेगा। एंटागोनिस्ट क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि एंटागोनिस्ट की हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, और जैसे ही एंटागोनिस्ट की हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये एंटागोनिस्ट आएगा, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। और अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या यहाँ पे हिस्टामिन जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। और अगर हिस्टामिन नहीं जुड़ पाएगा तो आगे कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही नहीं आ पाएगा। तो H1 एंटागोनिस्ट ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं, ऐसे एजेंट, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। नाम से पता लग रहा, H1 के एंटागोनिस्ट मतलब H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ऐसे एजेंट, ऐसे ड्रग जो कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, उन्हें हम कहते हैं H1 एंटागोनिस्ट। अब देखिए, H1 एंटागोनिस्ट आपको 2 जनरेशन में दिखा रखी है। एक होती है फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स और एक होती है सेकंड जनरेशन की ड्रग्स। फर्क क्या है फर्स्ट जनरेशन की ड्रग में और सेकंड जनरेशन की ड्रग में, फर्क क्या है? तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है वो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, सेकंड जनरेशन की ड्रग भी हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, पर ये मेनली करेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन की, तो वो हिस्टामिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, साथ ही साथ वो मस्करिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। तो हिस्टामिन का रिसेप्टर भी ब्लॉक होगा, मस्करिनिक रिसेप्टर भी ब्लॉक होंगे। आपको मैंने फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक में M1, M2, M3, M4, M5। तो आप इतना सा याद रखिए, मस्करिनिक रिसेप्टर भी ब्लॉक होंगे, हिस्टामिन रिसेप्टर भी ब्लॉक होंगे, और इधर सेकंड जनरेशन में बात करूं तो सिर्फ हिस्टामिन रिसेप्टर ही ब्लॉक होंगे। साथ ही साथ ये जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है। और अगर कोई ड्रग, मान लीजिए ये BBB है, अब आप बोलोगे सर एक BB संभाली नहीं जा रही है, एक बी और लगा रहे हो आप। तो देखो, अगर कोई ड्रग आपकी BBB को क्रॉस कर लेती है, मतलब उस ड्रग की लिपोफिलिसिटी ज्यादा है। वो ड्रग कैसा है, लिपोफिलिक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग होती है वो हिस्टामिन रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती है, साथ ही साथ वो मस्करिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है, और वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है। और अगर कोई ड्रग, जैसे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगी, इसका मतलब कि वो लिपोफिलिक नेचर की है। और यहां पर आप देखिए, सेकंड जनरेशन में ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को मेनली ब्लॉक करता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। सो सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि सेकंड जनरेशन की जो ड्रग्स होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, और फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग होती है वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की ड्रग जो होती है लिपोफिलिक होती है। अब आप बोलोगे सर हमें ये तो बता दो कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग के एग्जाम्पल क्या है और सेकंड जनरेशन ड्रग के एग्जाम्पल क्या है। देखो, हमें इतना तो पता है कि चाहे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग हो या चाहे सेकंड जनरेशन की, है तो दोनों H1 एंटागोनिस्ट ही। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं सिलेबस में कि फर्स्ट जनरेशन की ड्रग कौन कौन सी है। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन मतलब जो मस्करिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर दे, ठीक है, साथ ही साथ जो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर ले, हिस्टामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर दे। तो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है आपकी डायफेनेड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोमेथायजिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसकी भी सिंथेसिस आपको दे रखी है। ये तीनों ही फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। और अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन की ड्रग जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो यहां पर आपको दे रखा है सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन। ठीक है,
अब देखते हैं कि इनका काम क्या है। हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि H1 एंटागोनिस्ट जो है दो तरह से होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। दोनों के ड्रग भी देख लिए और दोनों के फंक्शन भी हमने समझ लिए। अब देखिए, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो, आई रिपीट, चाहे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग हो या फिर चाहे सेकंड जनरेशन की ड्रग हो, दोनों का काम एक ही है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है, दोनों एक ही तरह से काम करती है, और वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। एक तरफ है एगोनिस्ट, एक तरफ है एंटागोनिस्ट। आप सभी को पता है एगोनिस्ट अगर जुड़ेगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से आगे एलर्जी होगी, क्योंकि एगोनिस्ट मतलब हिस्टामिन। और आप सभी को पता है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जैसे सिट्राजेन, लेवोसिट्राजेन, डायफिनेड्रमिन HCl, ट्राइप्रोलिडिन HCl, प्रोमेथायाजिन HCl, ये सब क्या है, एंटागोनिस्ट है, H1 एंटागोनिस्ट। और ये अगर जुड़ेंगे तो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। तो अब डिसाइड कौन करेगा कि कौन जुड़ेंगे? दोनों जुड़ना चाहते हैं, और देखो दोनों हूबहू एक तरह दिखते हैं, दोनों ड्रग एक तरह से दिखते हैं। हिस्टामिन जो है वो एंटागोनिस्ट की तरह ही दिखता है, तो अब दोनों एक जैसे भी हैं, मतलब दोनों ही जुड़ने के लिए कैपेबल हैं। पर जुड़ेगा कौन? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो जुड़ेगा। मान लीजिए आपने ड्रग दी एंटागोनिस्ट और आपने ज्यादा कंसंट्रेशन में दी, तो जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए एंटागोनिस्ट की ज्यादा कंसंट्रेशन, तो एंटागोनिस्ट सबसे पहले रिसेप्टर पे आके जुड़ेगा और रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप एंटागोनिस्ट देते हो, एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर पे आके जुड़ता है और रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका है तो क्या यहाँ पर एगोनिस्ट आके जुड़ पाएगा? देखो मैंने मना कर रखा है, नहीं जुड़ पाएगा। ये वो कंडीशन है जब रिसेप्टर से पहले ही एंटागोनिस्ट आके जुड़ चुका है। तो ध्यान रखना, अगर पहले ही एंटागोनिस्ट आके जुड़ गया है, इसका मतलब है कि एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और एंटागोनिस्ट के जुड़ने से रिसेप्टर हो गया ब्लॉक, नॉर्मल एगोनिस्ट यहां पे जुड़ नहीं पा रहा, तो एलर्जी यहां पर रुक जाएगी। ठीक है, तो एलर्जी के साथ साथ और क्या क्या हो रहा था वो देखो। एलर्जी के साथ साथ आपका ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था। तो यहां पर देखो, जब हिस्टामिन जुड़ेगा ही नहीं तो ब्रोंकोस्पाज्म होगा ही नहीं, और ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, क्योंकि हिस्टामिन नहीं जुड़ रहा। हिस्टामिन के असर खत्म हो जाएंगे, अब हिस्टामिन जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने एंटागोनिस्ट दे दिया। तो देखो किस किस तरह से खत्म होंगे असर। हेडेक और पेन सही हो जाएगा, दर्द आपका कम हो जाएगा, चाहे आपके सर में दर्द हो या कहीं पे भी दर्द हो, दर्द आपका कम हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, और वेस्कुलर परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी एंटागोनिस्ट जुड़ेगा तो एंटागोनिस्ट के जुड़ने से यहाँ पर आपको सारे इफेक्ट दे रखे हैं, जैसे ब्रोंको डायलेशन होगा, हेडेक एंड पेन कम होगा, साथ ही साथ वेस्कुलर परमेबिलिटी कम हो जाएगी। कब हो रही है? जब एंटागोनिस्ट जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एंटागोनिस्ट, एंटा लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये रह गया था, एंटागोनिस्ट जुड़ेगा। देखो, व्हेन एंटागोनिस्ट बाइंड देन रिसेप्टर इज ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर एंटा लिखिएगा, व्हेन एंटागोनिस्ट बाइंड देन रिसेप्टर इज ब्लॉक। दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, कंपटीशन बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो एंटागोनिस्ट जुड़ गया, और जैसे एंटागोनिस्ट जुड़ा रिसेप्टर ब्लॉक हुआ। रिसेप्टर ब्लॉक होने से हिस्टामिन जुड़ा नहीं, तो ये सारे इफेक्ट आएंगे। जब हिस्टामिन नहीं जुड़ेगा, ब्रोंकोडायलेशन, दर्द कम हो जाएगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी कम हो जाएगी। पर अगर एक केस में देखूं कि अगर हिस्टामिन जुड़ जाता, अगर एगोनिस्ट जुड़ जाता, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती, और अगर एक केस में आपका एगोनिस्ट जीत जाता, एगोनिस्ट जुड़ जाता, हिस्टामिन जुड़ जाता, यहाँ पर ये नहीं जुड़ता, इसकी जगह ये वाला जुड़ जाता यहाँ पर। ठीक है, तो हिस्टामिन के जुड़ने से, एगोनिस्ट के जुड़ने से क्या चेंज आते? अगर आपका हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे जुड़ जाता तो क्या क्या होता वो देखो। देखो, व्हेन हिस्टामिन या फिर एगोनिस्ट बाइंड टू द H1 रिसेप्टर, देन उसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेट कर देता है फोस्फोलाइपेज सी को। मतलब कि जब हिस्टामिन एगोनिस्ट H1 रिसेप्टर से जुड़ेंगे तो फोस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा, और फोस्फोलाइपेज सी के एक्टिवेट होने से IP3 और डेक पाथवे चलेगा। कौन कौन से पाथवे चलेंगे? IP3 पाथवे चलेगा और डेक पाथवे चलेगा। IP3 अल्टीमेटली कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, और डेक पाथवे से क्या होगा, प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट होगा। आई रिपीट, देखिए यहाँ पर जब हिस्टामिन जुड़ेगा या एगोनिस्ट जुड़ेगा H1 रिसेप्टर से तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। अब फार्माकोलॉजिकल चेंज क्या क्या आएंगे यहाँ पर? जब हिस्टामिन जुड़ा तो फार्माकोलॉजिकल चेंज में क्या आएगा, फोस्फोलाइपेज सी सबसे पहले एक्टिवेट होगा। फोस्फोलाइपेज सी के एक्टिवेट होने के बाद IP3 और डेग एक्टिवेट होंगे, और IP3 जो है कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, और आप देख सकते हैं डेग जो है प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट कर रहा है, और ये प्रोटीन काइनेस सी
अल्टीमेटली मैंने एरो करा हुआ है, अल्टीमेटली ये भी कैल्शियम के प्रोडक्शन को ही बढ़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ, फिर IP3 और डेग एक्टिवेट हुए। IP3 कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है और डेग जो है प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करके ये भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। और जब यहाँ ऐसा होगा तो एलर्जी होगी, ठीक है। तो ये एलर्जी होने का केस और ये जब हमने ड्रग दे दी एंटागोनिस्ट तो सब कुछ रुकने का केस। क्लियर हुआ? और कंपटीशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों सिमिलर से हैं। आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि एगोनिस्ट जो है एंटागोनिस्ट जो है दोनों सिमिलर है, दोनों ही काबिल हैं जुड़ने के रिसेप्टर से, एक जैसे हैं, हूबहू है। तो ये था आपका डिटेल में H1 एंटागोनिस्ट। अब बात करते हैं, ये यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि H1 एंटागोनिस्ट जो है चाहे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग हो चाहे सेकंड जनरेशन की, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा जैसा अभी हमने देखा। और फर्स्ट जनरेशन में ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो हमें सेडेशन प्रोवाइड करती है, नींद लाती है, क्योंकि उसकी लिपोफिलिसिटी ज्यादा है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस कर लेगी। पर सेकंड जनरेशन की ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब बात करते हैं H2 एंटागोनिस्ट की। इसको ध्यान से समझना कि H2 एंटागोनिस्ट काम कैसे करते हैं। तो पहले तो देखेंगे नॉर्मल एगोनिस्ट, नॉर्मल एगोनिस्ट कैसे काम कर रहा है। फिर एगोनिस्ट का काम हो जाए तो हम देखने वाले हैं कि एंटागोनिस्ट कैसे काम कर रहा है, कि जनरली एगोनिस्ट तो ये कर रहा था, अब इन सबको रोकना है तो किसको लाना पड़ेगा? एंटागोनिस्ट को। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको H2 एंटागोनिस्ट के एग्जांपल बता देता हूं। H2 एंटागोनिस्ट के एग्जांपल होते हैं सिमेटिडिन एज वेल एज रेनिटिडिन, ठीक है। अब देखिए H2 एंटागोनिस्ट जिसका एग्जांपल हो गया सिमेटिडिन और रेनिटिडिन, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये HCl के प्रोडक्शन को कम करवाती है। मतलब हमें अल्टीमेटली HCl के प्रोडक्शन को कम करना है, ठीक है। तो हमें ये तो बात क्लियर हो गई कि एंटागोनिस्ट जोड़ेंगे तो HCl कम बनेगा। तो एगोनिस्ट जोड़ रहे थे, जब एगोनिस्ट जुड़ रहा था, एगोनिस्ट मतलब हिस्टामिन जुड़ रहा था, तो मतलब यहां पर HCl ज्यादा बन रहा था। ये बात तो क्लियर हुई ना कि अगर एंटागोनिस्ट दे रहे हैं तो एंटागोनिस्ट क्यों दे रहे हैं? ताकि HCl का प्रोडक्शन कम हो। तो इससे पहले क्या हो रहा होगा? इससे पहले एगोनिस्ट जुड़ के HCl बढ़ा रहा होगा, तभी तो हम एंटागोनिस्ट दे के HCl को कम कर रहे हैं। और एंटागोनिस्ट के ड्रग कौन कौन से हो गए? सिमेटिडिन, रेनिटिडिन। तो अब देखते हैं कि एगोनिस्ट जुड़ के HCl कैसे बढ़ा रहा है और हम एंटागोनिस्ट देकर HCl को कैसे कम करेंगे, वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एगोनिस्ट मतलब आपका हिस्टामिन, एगोनिस्ट मतलब आपका हिस्टामिन जब जुड़ेगा रिसेप्टर से तो वो किस तरह से अपना काम करता है। तो देखो, जैसे ही हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से जुड़ेगा, आई रिपीट, जैसे ही हिस्टामिन या फिर एगोनिस्ट H2 रिसेप्टर से जुड़ेगा तो यहां पर ATP जो है कैंप में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ गैस्ट्रिन और ACH ये दोनों अपना काम कर ही रहे हैं, कैल्शियम को रिलीज कर ही रहे हैं। आई रिपीट, एगोनिस्ट या फिर हिस्टामिन, ये हिस्टामिन जो है दिस वन, ये हिस्टामिन जैसे ही H2 रिसेप्टर से जुड़ेगा तो यहां पर क्या करेगा? ये ATP को कैंप में कन्वर्ट कर देगा। और गैस्ट्रिन और ACH क्या कर रहे हैं? कैल्शियम पहले से बना रहे हैं, तो ये कैंप क्या करता है? ये भी कैल्शियम का प्रोडक्शन बढ़वा देता है। मतलब पहले से कैल्शियम बन रहा था, गैस्ट्रिन भी बनवा रहा था, ACH भी बना रहे हैं, और अब क्या हो रहा है? हिस्टामिन से H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन जुड़ रहा है, और जैसे ही H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन या फिर आप बोल लीजिए एगोनिस्ट जुड़ेगा तो ATP जो है कैंप में कन्वर्ट होगा, और ये कैंप भी क्या करवाएगा? ये कैंप भी कैल्शियम बनवाएगा। तो अब कैल्शियम यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कैल्शियम के ओवरलोड होने से क्या होगा वो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने से एक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप की वो बढ़ जाती है। ये जो पंप है ना, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया? एक बार और मैं बोल देता हूं, हिस्टामिन जब अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा H2 रिसेप्टर से तो ATP कैंप में कन्वर्ट होगी। वहीं गैस्ट्रिन जो है कैल्शियम रिलीज कर रहा है, ACH जो है कैल्शियम रिलीज कर रहा है, और ये कैंप भी क्या करवाएगा? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली हिस्टामिन के जुड़ने से, हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर से जुड़ेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा पेराइटल सेल में। दिस इज पेराइटल सेल, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से ये जो आपका हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप है, कौन सा पंप? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन पोटेशियम को इन और आउट कर रहा है ये, तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप, एटीपेस का मतलब कि एटीपी चलता है, ठीक है, ये ज्यादा चलेगा। तो आप देखो इसका काम क्या है। ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप गैस्ट्रिक सेल के अंदर K+ लाता है और गैस्ट्रिक सेल से
मतलब पेराइटल सेल से आपका H+ लेके बाहर जाता है। आई रिपीट, ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप पोटेशियम को तो अंदर लाता है पेराइटल सेल में। आप देख रहे हैं पोटेशियम तो अंदर आ रहा है पेराइटल सेल में, और हाइड्रोजन जो है बाहर जा रहा है पेराइटल सेल से। और जैसे ही हाइड्रोजन पेराइटल सेल से बाहर जाएगा, बाहर उसको मिलेगा Cl-, तो H+ बाहर आया और बाहर उसको मिला Cl-, तो यहां बन जाता है HCl। और अगर ऐसा बहुत जल्दी 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 होगा तो HCl का लेवल भी बढ़ता जाएगा। और ये जल्दी 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 पंप क्यों चल रहा है? क्योंकि कैल्शियम कैल्शियम बनता जा रहा है। और कैल्शियम क्यों बन रहा है? क्योंकि एटीपी कैंप में कन्वर्ट हो रहा है। और एटीपी कैंप में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से जुड़ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, इस H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं। ना रहेगा H2 रिसेप्टर, ना एटीपी कैंप में कन्वर्ट होगा, ना ये पंप जल्दी चलेगा, ना हाइड्रोजन बाहर जल्दी जाएंगे, और ना HCl ज्यादा बनेगा। तो हम क्या करेंगे? ड्रग देंगे। वो ड्रग क्या करेंगे? इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, जिससे एटीपी कैंप में नहीं कन्वर्ट होगा, कैल्शियम का ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, ये पंप जल्दी नहीं चलेगा, तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर नहीं जाएगा, HCl ज्यादा नहीं बनेगा, तो HCl का लेवल अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो HCl का लेवल कैसे कम होगा? ड्रग दो। ड्रग कौन सी दो? एंटागोनिस्ट दो। एंटागोनिस्ट जैसे आपको मैंने बताई थी यहाँ पर सिमेट्रिडिन रेनिटिडिन, तो ये सिमेट्रिडिन रेनिटिडिन क्या करेगी? H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। अब बेचारा हिस्टामिन जुड़ ही नहीं पाएगा, एटीपी पे कैंप में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, कैल्शियम ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, ये पंप तेज चल ही नहीं पाएगा, HCl ज्यादा बन ही नहीं पाएगा, तो HCl कम हो जाएगा। तो ये जो सिमेट्रिडिन रेनिटिडिन है, ये HCl की प्रोडक्शन को कम करते हैं। मतलब कि ये गैस्ट्रिक अल्सर को सही करेंगे, ये ड्यूडनल अल्सर को सही करेंगे। क्योंकि अल्सर क्यों हो रहा है? अल्सर HCl के ज्यादा होने से होता है। और ये सिमेट्रिडिन रेनिटिडिन क्या कर रहे हैं? ये सिमेट्रिडिन रेनिटिडिन H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके HCl का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। और अगर HCl का प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस तरह से H2 एंटागोनिस्ट काम करते हैं। सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जनरली क्या होता है? हिस्टामिन बाइंड होता है H2 रिसेप्टर से, जिसकी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। रिसेप्टर H2 वाला GPCR। अब कैंप एक्टिवेट होता है, ठीक है, मैंने आपको बोला ना कैंप एक्टिवेट होता है, एटीपी कैंप पे कन्वर्ट होता है। और गैस्ट्रिन और ACH ये भी कैल्शियम बढ़ा रहे हैं। और कैल्शियम बढ़ने से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन HCl हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए H2 एंटागोनिस्ट आया। देखो, H2 एंटागोनिस्ट क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर को, ना बनेगा कैल्शियम ज्यादा, और ना कैल्शियम ज्यादा तो ना HCl ज्यादा, बात खत्म। और ये जो H2 एंटागोनिस्ट है ना, आप ड्यूडनल अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में दे सकते हैं। साथ ही साथ एक डिजीज होती है जोलिंगर एलिसन डिजीज, उसमें क्या होता है कि स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बनने लग जाता है। तो उस कंडीशन में भी आप ये दोनों ड्रग्स को प्रीफर कर सकते हैं, H2 एंटागोनिस्ट की, सिमेट्रिडिन रेनिटिडिन। अब बात करेंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर की। देखो, यहां तो हमने रिसेप्टर को ब्लॉक किया। अब एक ऐसी ड्रग आई है जो इस पंप को ही बंद कर देगी। ना रहेगा ये पंप, ना निकलेगा हाइड्रोजन बाहर, ना मिलेगा वो Cl से, ना बनाएगा वो HCl, बात खत्म। तो एक ऐसी ड्रग है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये पंप को ही बंद कर देंगे। बड़े खतरनाक ड्रग है, पंप को ही बंद कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। एग्जांपल है ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल। और प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या करेगा? इस पंप को ही बंद कर देगा, पंप ही बंद, बात ही खत्म। पेराइटल सेल में था ये पंप, हमने देखा था पेराइटल सेल में था ये पंप ही बंद हो रहा है। पंप बंद हो रहा है तो हाइड्रोजन बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो देखो, सबसे पहले जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर की ड्रग्स होती है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल, ये सारी प्रो ड्रग्स होती है। कैसी ड्रग्स होती है? प्रो ड्रग। प्रो ड्रग वो होती है जो शुरू में इनएक्टिव हो। जैसे प्रो ड्रग क्या होती है? जो शुरू में इनएक्टिव हो, बाद में वो हमारी बॉडी में जाने के बाद एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रो ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो शुरू में तो इनएक्टिव होती है, बाद में हमारी बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। और एक्टिवेट किसकी मदद से होती है? एंजाइम की मदद से। तो ध्यान रखना, जो आपकी प्रोटोन पंप इनहिबिटर की ड्रग्स होती है, पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये एक प्रो ड्रग है जो कि अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये शुरू में तो इनएक्टिव रहती है, अंदर जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। किस जगह एक्टिव होती है? ये हमारी पेराइटल सेल में एक्टिव होती है, क्योंकि इसका काम भी वही है ना, इस पंप को बंद करना। ये पंप भी कहाँ है? पेराइटल सेल में। तो ये प्रो ड्रग एक्टिव कहां पर होगी? पेराइटल सेल में। और एक्टिव होके ये बनाती है थायोफिलिक सल्फोनामाइड केटाइन। क्या बनाती है? थायोफिलिक सल्फोनामाइड केटाइन। ठीक है, तो ये जो सल्फोनामाइड बनेगा,
ये सल्फोनामाइड आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप, ये जो पंप है ना हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप, इसको कौन बंद करेगा? सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड कब बना? आपकी पेराइटल सेल में जाके वो ड्रग एक्टिव हुई और कन्वर्ट हुई सल्फोनामाइड में। ये सल्फोनामाइड आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक कोवलेंट डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेगा, जिसकी वजह से वो पंप काम करना बंद कर देगा। और अगर पंप काम नहीं करेगा तो हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा तो वो बाहर Cl से नहीं मिल पाएगा और HCl नहीं बना पाएगा। तो ये है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एग्जांपल ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल। उससे पहले हमने देखा था H2 एंटागोनिस्ट को डिटेल में, और उससे पहले हमने देखा था H1 एंटागोनिस्ट को बहुत ही डिटेल में। अब देखिए आपको यहाँ पर सिंथेसिस दे रखी है, तो वन बाय वन सारी सिंथेसिस देखेंगे। सबसे पहले H1 एंटागोनिस्ट की सिंथेसिस हम देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपके पास डाइफिनेड्रमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी सिंथेसिस देखनी है। स्ट्रक्चर तो आपको याद हो ही जाएगी जब पूरी सिंथेसिस ही आप देखने वाले हैं। तो देखो सिंथेसिस आप देख रहे हो डाइफिनेड्रमीन हाइड्रोक्लोराइड की। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन, एक आपको चाहिए बेंजीन के ऊपर CHO मतलब बेंजल्डिहाइड। एक तो ले लिया आपने ब्रोमो बेंजीन, एक ले लिया आपने बेंजल्डिहाइड। ब्रोमो बेंजीन रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ET2O इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? एक बनेगा बेंजीन, इसके सामने भी बनेगा बेंजीन, और बीच में पार्टी वाटी होगी, अल्कोहल वगैरह रहेगा। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन, फिर आपका बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ET2O। यहां पर होगा बेंजीन, बेंजीन, और इधर हो रही है पार्टी। अब इसकी रिएक्शन होगी CH3COBr से। तो आपका दिमाग नहीं लगाना, यहां पर हमें कोई मैकेनिज्म नहीं देखनी, हमें सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए सिंथेसिस के लिए। तो देखो क्या करना है। अब आपने CH3COBr से रिएक्शन करानी है, तो ये जो Br है इसको आपको लगा देना है OH की जगह। लग गया Br, बात खत्म, एक और स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आप रिएक्शन करा रहे हैं इसकी इस स्ट्रक्चर से। ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। यहां पर क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन ग्रुप है, और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और इसके साथ OH है। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और उसके साथ है OH। इस जो स्ट्रक्चर है इसके साथ आपको रिएक्ट करवाना है आपकी इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे आपके पास बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। बेंजीन रहेगी सबसे पहले आपके पास, इधर भी आपके पास क्या रहेगी? बेंजीन रहेगी। ठीक है, बीच में यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ पर बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, इस तरह से। उसके बाद जो मैंने आपको चेन दिखाई थी, कार्बन 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 और इधर OH। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? यहाँ से आया, तो ये ऑक्सीजन तो आ गया। चलो एक तो काम हुआ। अब क्या रह गया? कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। तो लगा दो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। तो इसी तरह से यहाँ पर ये लगा रखा है। लास्ट में देखिए आप, लास्ट में सिर्फ HCl को ऐड करना है। तो HCl को ऐड करने के लिए HCl से रिएक्शन करा दो और HCl बनवा दो, क्योंकि इसका पूरा नाम है डाइफिनेड्रमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोराइड भी चाहिए, तो हाइड्रोक्लोराइड अलग से लगा दो, बस रिएक्शन हो गई। काफी सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन लेना है, फिर बेंजल्डिहाइड लेना है, मैग्नीशियम ET2O, फिर बेंजीन, बेंजीन और साथ में पार्टी कर लो, फिर Br लगा दो, पार्टी कैंसिल, अब Br आ गया। और Br के बाद ये वाला ग्रुप जो आपको दिख रहा है OH, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, तो ये वाला ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको लगा दो। अब एक एक बार सबको लगाओ। सबसे पहले OH को लगाओ, फिर आप लगाओ Br को, फिर आप लगाओ इस वाले ग्रुप को, और इस वाले ग्रुप को लगाने के बाद आपकी स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। बस लास्ट में HCl के साथ रिएक्शन करा के HCl अलग से ऐड ऑन कर देना। ये आपका बन गया डाइफिनेड्रमीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सिंपल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी H2 एंटागोनिस्ट की जो हम सिमेट्रिडिन देखने वाले हैं, मजा तो वहां पर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, इसकी सिंथेसिस। सबसे पहले आपने लेना है 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। देखो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने बनाया बेंजीन, बेंजीन की 4th पोजीशन पे आपने लगाया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस सिंपल एक बॉन्ड का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, और साथ ही साथ एसिटोफिनोन, तो आपने यहाँ पे लगा दिया इस तरह से एसिटोफिनोन। तो आप चाहें तो इस तरह से सीधा लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से टिल्टेड लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे क्या है? दिस इज 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। तो ये स्ट्रक्चर हो गई 4 मिथाइल एसिटोफिनोन की, और ये रिएक्ट करता है CH2 से। साथ ही साथ पायरोलिडीन यहाँ पर रिएक्ट करते हैं हम। तो देखो अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले 4 मिथाइल एसिटोफिनोन है, उसके साथ CH2O है, और फिर है आपका पायरोलिडीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा वो देखिए आप।
ये आपकी स्ट्रक्चर जो मैंने इस तरह से बना रखी है, इसको मैंने अभी आपको स्ट्रेट करके दिखाई थी ना, इस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से बना दी है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पर इस तरह से बना रखी है। अब देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इस कार्बन के साथ मैंने इस वाले ग्रुप को अटैच कर दिया, ये अटैच हो रखा है, ठीक है। तो तीनों को एड ऑन किया और कुछ भी नहीं किया। आप खुद देखिए, सबसे पहले 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, तो ये 4 मिथाइल एसिटोफिनोन एज इट इज लगा दिया। उसके बाद ये कार्बन, तो ये कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये पायरोलिडीन, तो ये पायरोलिडीन लगा दी। तो इस तरह से इन तीनों को ऐड किया। सबसे पहले मैंने ये जो 3 थे, इन तीनों को ऐड करके ये स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किससे? 2 ब्रोमोपिरिडीन से। तो देखो, पिरिडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? इस तरह से होती है, या तो इस तरह से बोल लो, या इस तरह से आप बनाते होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पिरिडीन, 2 ब्रोमोपिरिडीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है? ब्रोमो ग्रुप है, तो 2 पे ब्रोमो, 1 2, तो 2 पे क्या है? ब्रोमो, 2 ब्रोमोपिरिडीन। अब देखिए, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, ठीक है। ये जो बेंजीन है, ये बोलता है यार मैं 6 मेंबर रिंग हूं, और मेरे सामने कहाँ अपने 5 मेंबर रिंग बिठा रखी है। हाँ, लेवल का लाओ, थोड़ा लेवल का लाओ। तो हम बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम ला रहे हैं 2 ब्रोमोपिरिडीन, और इसमें 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर की है। तो आप खुश हो जाओ। तो ये खुश हो गया, बोले ठीक है, मेरे सामने 6 मेंबर की रिंग लगाओ। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये जो बेंजीन थी, इसको खुश करने के लिए 6 मेंबर की रिंग लगा दी पिरिडीन वाली, ठीक है। और इन दोनों में समझौता करने के लिए अल्कोहल की पार्टी करवा दी। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि याद तो करनी ही है। तो सीधी सी बात है, ये बोलता है मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? मेरे सामने 6 मेंबर की रिंग लाओ। हम 6 मेंबर की रिंग ला दिए और इसके सामने लगा दी, और दोनों की अल्कोहल वाली पार्टी करवा दी, ताकि इन दोनों में आपसी संबंध बने रहे, ठीक है। अब ये बेचारा ये बोलता है भाई मेरी क्या गलती है, मेरे को भी अटैच कर लो। तो इसको भी यहाँ पर हमने अटैच कर दिया। बस इतनी सी कहानी है। 2 ब्रोमोपिरिडीन के साथ जैसे ही रिएक्शन कराई, तो ये हो गए आमने सामने, दारू की पार्टी करवा दी इनकी, अल्कोहलिक ग्रुप की, और ऊपर लगा दिया हमने एज इट इज हमारा पायरोलिडीन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन करानी है। आप चाहें तो सीधा आप बना सकते हैं ट्राइप्रोलिडीन, बट अगर आप चाहते हैं HCl के साथ रिएक्शन करना है, एक स्टेप और बढ़ाना, तो इस तरह से आपने बॉन्ड वगैरह बनाकर फाइनली तो यही बनाना है जो बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया ट्राइप्रोलिडीन। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। कोशिश करना, 1-2 बार बना के देखना, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। ये आपने बना लिया ट्राइप्रोलिडीन, और इससे पहले आपने बनाया था हमारा डाइफिनाइड्रामीन। डाइफिनाइड्रामीन हो गया, ट्राइप्रोलिडीन हो गया। अब नेक्स्ट है प्रोमेथायाजिन, और ये प्रोमेथायाजिन बहुत 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 ईजी है। देखो, सबसे पहले आपने लेना है डाइफिनाइलअमीन। तो देखो, एक फिनाइल रिंग, दूसरी फिनाइल रिंग, और एक अमीन। फिनाइल फिनाइल क्या हो गया? डाइफिनाइल, तो डाइफिनाइल। और ये अमीन अमीन, तो ये हो गया डाइफिनाइल अमीन। 2 फिनाइल रिंग और एक अमीन ग्रुप, फिनाइल फिनाइल, डाइफिनाइल अमीन। डाइफिनाइल अमीन की रिएक्शन हमें करा देनी है सल्फर के साथ। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर सल्फर अटैच करवा देना इस जगह पे, इस तरह से। तो ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। इस तरह से याद रखना है। पहले एस आएगा, मैं शुभम हूं ना, तो पहले मैं आऊंगा, उसके बाद नॉर्थ पोल आएगा, ऐसे याद रख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिनाइल रिंग डाइफिनाइल, और फिर ये अमीन ग्रुप डाइफिनाइल अमीन। इसकी रिएक्शन हमने कराई सल्फर से, तो सल्फर को हमने यहाँ पर अटैच करवा दिया। अब देखिए, बहुत ही ईजी है। अपन एड्रेस पूछते हैं ना, तो एड्रेस पूछ रहा हूं मैं क्लोरीन से कि भाई ऐसा कार्बन कहां मिलेगा जिसके पास नाइट्रोजन हो। तो क्लोरीन बड़े प्यार से मुझे एड्रेस बता रहा है कि पहले कार्बन के पास जाना, उसके फिर जो अगला कार्बन होगा वहां पर नाइट्रोजन मिलेगा। ऐसे अपन बताते ना, ये घर नहीं, इसके अगले वाला घर, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो क्लोरीन बोलता है कि पहले कार्बन पे जाना, फिर उसके अगले कार्बन पे जाना, वहां पर आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, और नाइट्रोजन भी 2-2 कार्बन के साथ मिलेगा। मैंने कहा धन्यवाद क्लोरीन, आपने बता दिया कि पहले कार्बन पे नहीं, दूसरे कार्बन पे जाना है, वहां पर आपको नाइट्रोजन मिलेगा। और नाइट्रोजन अकेला नहीं मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? 2-2 कार्बन के साथ मिलेगा। और जो दूसरा घर है ना कार्बन का, उसके साथ भी एक कार्बन मिलेगा। तो इस तरह से क्लोरीन ने मुझे सारी बातें बता दी कि आपको पहले कार्बन पे कुछ नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कार्बन पे आपको नाइट्रोजन अटैच दिखेगा, वो भी 2 कार्बन के साथ, और उसी दूसरे कार्बन पे एक CH3 भी आपको दिखेगा। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि
यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये आपस में भागने वाले हैं, इनको हो गया थोड़ा बहुत प्यार वगैरह, ये हो रहे फुर, ठीक है, फरार होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ नाइट्रोजन। और ये जो चेन है कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारी चेन एज इट इज मैंने अटैच कर दी, देख लो आप, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ये हाइड्रोजन जो है और ये क्लोरीन जो है, इन दोनों को मैंने भगा दिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये अगर हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये अगर क्लोरीन यहाँ से जाएगा, तो ये कार्बन यहाँ से ऐड होगा, एज इट इज यहाँ पर ऐड कर देना है नाइट्रोजन के साथ, जो कि मैंने आपको नीचे एज इट इज ऐड करा हुआ है। तो ये बन गया प्रोमेथाइजिन हाइड्रोक्लोराइड। और ये सबसे सिंपल, सबसे इजी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये आती है एग्जाम में 2 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स के साथ क्वेश्चन में जुड़ के। तो सबसे ईजी है प्रोमेथाइजिन हाइड्रोक्लोराइड, और ये थोड़ा सा आपको ट्राइप्रोलिडिन उससे थोड़ा कंपेयर में टफ लगेगी, और ये भी ईजी है। ठीक है, ये था हमारा डाइफेनेड्रिमिन हाइड्रोक्लोराइड। तैयार हो जाओ H2 एंटागोनिस्ट की सबसे टफेस्ट सिंथेसिस देखने के लिए, क्योंकि और मुझे मिली नहीं, और ये आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 4 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है सिंथेसिस। अब देखो, देख के डरना नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं डर रहा, तो आप भी मत डरो। नीचे की 2 स्ट्रक्चर तो एज इट इज याद हो जाएगी। अब बची है ये 3 4 स्ट्रक्चर, तो चलो इनको कोशिश करते हैं याद करने की। मेरे साथ साथ आओ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको याद तो कोई नहीं कराने वाला, मैं ही कराऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक बनाने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बचपन में बहुत ड्राइंग बनाई है, जहां पर हमने सूरज बनाया है, इधर से झंडे निकाल रहे हैं, पेड़ पौधे बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह की ड्राइंग मेरे से आज तक नहीं बनी। ठीक है, तो देखो ड्राइंग हमें आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे पहाड़ की जगह उल्टे पहाड़ बनाएंगे, 1 2। ठीक है, यहाँ पर लगाओ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर लगाओ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर लगाओ क्लोरीन। आई रिपीट, वापस बना के देखो, एक उल्टा पहाड़, दूसरा उल्टा पहाड़, यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लगाया क्लोरीन। ठीक है, बनाना सीख गए ना। थोड़ी सी अजीब दिख रही है, पर वो अजीब है नहीं। ये उल्टा पहाड़, ये उल्टा पहाड़, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये क्लोरीन। ठीक है सर, ये तो क्लियर हुआ। सबसे पहले ये उल्टा पहाड़, ये उल्टा पहाड़, ये एक्चुअल में क्या है, कार्बन है, पर मैं आपको याद कराने के लिए कोशिश करवा रहा हूँ। इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर लगा लो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर लगा लो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर लगा लो क्लोरीन। और अब ये अगला जो है ना, यहाँ पर सीधा यहाँ पे ओ लगा लो, क्योंकि अगर तीसरा लगाएंगे तो अच्छा नहीं होता, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा बोलते हैं बचपन में। तो ये यहाँ से इस तरह से कार्बन की चेन बना दो। ये बन जाएगा आपका 2 क्लोरो एसिडो एसिटिक एसिड ईथर, 2 क्लोरो एसिटो एसिटिक एसिड ईथर। ठीक है, एक बार को टंग भी स्लिप हो जाए बोलते बोलते, 2 क्लोरो एसिटो एसिटिक एसिड ईथर। ठीक है, ठीक है सर, ये बना लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, और ये हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। पहली स्ट्रक्चर हमें आ गई 2 क्लोरो एसिटो एसिटिक एसिड ईथर की। अब उसकी रिएक्शन करानी है फॉर्मामाइड के साथ, तो आपने बनाना है अब सीधा पहाड़। और हमेशा आपने देखा होगा ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ रहता है, तो यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, और एक तरफ लगा दो नाइट्रोजन। तो एक तरफ तो नाइट्रोजन लगाना है, एक तरफ ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि आप कब से मन ही मन कह रहे हो कि नो सर अब नहीं हो रहा हमसे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, सीधा पहाड़ NO नो, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा कैसे रहता है, डबल बॉन्ड के साथ रहता है। दिस इज फॉर्मामाइड। तो 2 क्लोरो एसिटो एसिटिक एसिड ईथर रिएक्ट विथ फॉर्मामाइड, एंड वो हमें क्या देता है, वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये जो आपका ग्रुप है, दिस वन, दिस, ये आपको एज इट इज यहाँ पे दिख रहा है, दिस। ठीक है, एज इट इज दिख रहा है, अभी तक कुछ नहीं करा मैंने। अब ये जो रिंग है, जो आपको अजीब सी दिख रही है, ये किस तरह की रिंग है, ये कौन सी लिपि है, तो इसको सही लिखना मैं आपको सिखा देता हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से आप CS से निकाल सकते हैं, जो कि इसमें निकला हुआ है। तो इसके साथ आप ये अटैच कर देना, देख लो ध्यान से, डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से आप बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को। ये जो 5 मेंबर की तो है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 1 2 3 कार्बन है। आप देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। तो वही हमने बनाया, वही उन्होंने बनाया। ठीक है, पर हमने क्या करा, इजी लैंग्वेज में बना दिया। तो इस तरह से इजी आपको बनाना है, समझ में आ गया आपको, इजी बनाना है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर तो अभी तक आपको क्लियर हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और ये भी आप बना लोगे। अब इसकी रिएक्शन सोडियम अमोनिया से करा दो। तो सोडियम अमोनिया से रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, वो देखो। ये जो 5 मेंबर की रिंग है ना, जिसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और 2 नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है ये 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग पढ़ी थी ना, पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर यूनिट नंबर 3। खैर जाने दो अभी। तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है 5 कार्बन की, मतलब 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की, इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम और अमोनिया के साथ। ठीक है, तो ये जितना भी पार्ट था ना, ये जितना भी पार्ट, इन सबको हटा के यहाँ पे सिर्फ एल्कोहल लिख देना है आपको।
और बाकी ये एज इट इज यहाँ पे लिख दी। तो देखो ये एज इट इज लिख दी और बाकी सबको हटा के अल्कोहल लिख दिया। क्लियर हुआ? ये सब याद करने के तरीके हैं। ध्यान रखना, सोडियम अमोनिया से जैसे हम रिएक्शन कराएंगे ये सारा पार्ट हटा के हमें क्या लिखना है, सिर्फ अल्कोहलिक ग्रुप लिखना है, जो कि हमें दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसकी रिएक्शन हमें करा देनी है अमोनिया और एसएच के साथ। किसके साथ? अमोनिया और एसएच के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर तो आपको प्रीवियसली से समझ में आ गई जहां से हमने बना के लाए हैं, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है अमोनिया और एसएच के साथ। ये है कार्बन, ये भी है कार्बन। तो ऐसे याद रख लो, कार्बन कार्बन एसएच और इधर NH2, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस रिंग को मैंने आपको सही लिखना ही सिखाया था ना, इस तरह से। तो आ गया देखो काम, इस रिंग को हमने लिख दिया इस तरह से, बिल्कुल सही फॉर्मेट में हमने लिख दिया। 5 मेंबर की रिंग है, 2 नाइट्रोजन है, 2 डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन है और एक CH3 ग्रुप अटैच है। ये पूरा एज इट इज लिख दिया। अब एल्कोहल अच्छी बात नहीं है, ज्यादा देर एल्कोहल नहीं पीते, तो इसको हटा दो। यहाँ पर आप लगा दो सल्फर नाइट्रोजन, ये देखो ये सल्फर और ये नाइट्रोजन का ग्रुप आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवानी है सल्फर नाइट्रोजन साइनाइड के साथ। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे याद रखें वो देखो। ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है, पर ठीक है, कुछ तो है, कुछ नहीं से तो कुछ ही सही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो देखो, एक सल्फर दूसरा सल्फर, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन बोल रहा है कि यार आप तो 2-2 हो, एक ऊपर एक नीचे, मुझे भी तो डबल बॉन्ड होने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। कोई अपना सिंगल फ्रेंड है, सिंगल फ्रेंड आपको बोलेगा अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भाई हमें भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं। तो वैसे ही इसको भी मौका मिलना चाहिए और इसको लगाना चाहिए यहाँ पे डबल बॉन्ड। और ये सब कहानी सुन के साइनाइड खाने का ही मन कर रहा है सच में, तो ये साइनाइड। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप डबल हो, डबल सल्फर हो, तो नाइट्रोजन आपका जो दोस्त है वो बोलेगा मुझे भी डबल करो, मुझे भी डबल बॉन्ड लगाओ, और ये सब सुन के साइनाइड ही खा लो अब तो ये जब स्ट्रक्चर बनेगी तो आप देख सकते हैं सब कुछ सेम बनेगा। देखिए ये वाला ग्रुप यहाँ पर आप देखिए एज इट इज है, उसके बाद सल्फर वाला ग्रुप आप देखिए यहाँ पर एज इट इज है। ठीक है, बस आपने यहाँ पर इस वाले ग्रुप को अटैच करा हुआ है। ठीक, और लास्ट में क्या होगा, NH2 से रिएक्शन कराओगे मिथाइल अमीन से, ये कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज मिथाइल अमीन। तो जैसे आप मिथाइल अमीन से रिएक्शन कराओगे, सिर्फ एक ही फर्क आ रहा है इस पूरी स्ट्रक्चर में, और वो है कि सल्फर की जगह नाइट्रोजन आ रहा है। आप देखिए सल्फर की जगह क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। बाकी सब कुछ पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर सिमिलर है। तो ये बन गया आपका सिमेटिडिन। आई नो बड़ी मेहनत से बना है, बहुत ही मेहनत लग गई सिमेटिडिन बनाने में, पर सिमेटिडिन बना दिया हमने। और ये 2 मार्क्स में या 10 मार्क्स में एड ऑन होके आता है। तो सबसे एंड प्रायोरिटी में करके जाना, पर हाँ ट्रिक तो समझ में आ गई होगी, मैंने अपना बेस्ट दिया तुम्हें समझाने के लिए। तो ये बन गया सिमेटिडिन, जो कि एक H2 एंटागोनिस्ट है। उससे पहले हमने H1 में काफी सारी स्ट्रक्चर्स बनाई, तो ये हमने हमारा H1 H2 गेस्टिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबको कंप्लीट कर लिया है। ये आपका एंटी हिस्टामिनिक एजेंट पूरी तरह से हो चुका है। अभी जो बच्चे स्ट्रक्चर यूजेज हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना और सिर्फ सिलेक्टेड स्ट्रक्चर यूजेज ही करके जाना। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सबसे टॉप पर। सारे करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि सिंथेसिस ही इतनी भारी पड़ रही, तो इतने स्ट्रक्चर तो मैं भी नहीं याद रख सकता, आप भी नहीं याद रख सकते। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इतना पढ़ो जितने में आपका बहुत ही अच्छा काम हो जाए। ये सारी स्ट्रक्चर एंड यूजेस आपको नोट्स में अटैच मिल जाएंगी, और ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपको किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना, रेगुलर अपडेट आती है टेलीग्राम पे, पोल होते हैं टेलीग्राम पे। और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, काफी सारे मीम वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।